हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल प्रीति एजुकेशन पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 2। इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दें, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो होता है अगेन दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। और कंपाउंड जो होता है तीन प्रकार का होता है, वो होता है एसिड बेस और साल्ट। एसिड बेस और साल्ट। तो क्लास 10th में यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बताने वाले हैं आप लोग को इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है? वैसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल में अपना रंग या अपना स्मेल चेंज करके उसमें एसिड और बेस की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। वैसे अगर देखें तो इंडिकेटर जो होता है दो प्रकार का होता है। इंडिकेटर जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में जैसे हम लोग को पढ़ना है लिटमस, ओनियन, वेनिला। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, इसके बारे में। अच्छा, वैसे इंडिकेटर जो होता है अपने या तो अपने कलर में चेंज करके परिवर्तन करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देता है। तो वैसे इंडिकेटर जो अपने कलर में चेंज करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देती हैं, कई किताबें उन्हें क्रोमा इंडिकेटर कहती हैं। क्या कहती हैं? क्रोमा इंडिकेटर। लेकिन वैसे देखा जाए तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन वैसे इंडिकेटर जो अपने स्मेल में चेंज करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देती हैं, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वैसे इंडिकेटर जो अपने स्मेल में चेंज करके परिवर्तन करके एसिड के बारे में और बेस के बारे में जानकारी देती हैं, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर्स which change in their smell in the presence of acid and base, are called olfactory indicators। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, लिटमस हो गया। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जब यह एसिड में जाते हैं, इनके अंदर एसिड मिलाया जाता है तो ये अपना रंग कैसा कर लेते हैं, इनके रंग में क्या परिवर्तन होता है या इनके गंध में क्या परिवर्तन होता है। एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वैसे इंडिकेटर्स के बारे में जो अपना रंग बदल के कलर चेंज करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिटमस। एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है लिटमस। लिटमस जो होता है एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लीचन। लीचन के पौधे से इसको निकाला जाता है, इसको बनाया जाता है लिटमस को। लिटमस पेपर ये नहीं है, ये लिटमस है, लिटमस। हालांकि लिटमस पेपर इसी से बनाया जाता है, एक पौधे से, इसका नाम होता है लीचन। इसका रंग जब इसको एसिड में मिलाया जाता है, इसका कलर होता है पर्पल। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है, पर्पल। जब लिटमस को एसिड में मिलाया जाता है, एसिड में, तो इसका कलर होता है रेड। जब इसको एसिड में मिलाया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब लिटमस को बेस में मिलाया जाता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। जब इसको बेस में मिलाया जाता है इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। वैसे अभी हम आप लोग बताए हैं कि इसका कलर जो लिटमस होता है, लिटमस का कलर होता है पर्पल। जब इसमें एसिड ऐड किया जाता है तो इसका कलर हो जाता है रेड। और ये होता है पर्पल अगेन। और जब इसमें बेस ऐड किया जाता है तो यह हो जाता है ब्लू। कैसा हो जाता है? ब्लू। और लिटमस जो है पौधा से निकाला जाता है। अभी हमने आपको बताया यह जो पौधा से आइसोलेट किया जाता है, तो यह कैसा इंडिकेटर होगा? यह होगा नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर होगा? नेचुरल इंडिकेटर। अगला इंडिकेटर के बारे में लोग बात करते हैं
जो अपने कलर में चेंज करता है वो होता है मिथाइल ऑरेंज। कौन होता है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। अगला इंडिकेटर है हम लोग का मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो इसका कलर होता है पिंकिश रेड। मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो इसका कलर होता है पिंकिश रेड। कैसा कलर होता है? पिंकिश रेड। और जब मिथाइल ऑरेंज में हम लोग बेस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? बेस ऐड करते हैं, तो इसका कलर होता है, इसका कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है इसका? येलो होता है। और तीसरा हम लोग का इंडिकेटर है, वैसे अगर इसका बात किया जाए, ये जो मिथाइल ऑरेंज है यह एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर है यह है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तीसरा हम लोग का इंडिकेटर है, और तीसरा इंडिकेटर जो है वह है फेनोप्थेलिन। फेनोप्थेलिन भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, और यह कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। जब फेनोप्थेलिन में हम लोग एसिड ऐड करते हैं, तो यह किसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और यह कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब हम लोग फेनोप्थेलिन में बेस ऐड करते हैं तो यह हो जाता है पिंक। यह कैसा हो जाता है? पिंक। एकदम से अपना वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, और यह कलरलेस हो जाता है पिंक। तो अभी मैंने आप लोग को 3 इंडिकेटर के बारे में बताया। लिटमस होता है, एक पौधे से निकाला जाता है, जिसका कलर होता है पर्पल। जिसमें हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो यह रेड हो जाता है, जब इसमें हम लोग बेस ऐड करते हैं तो यह ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जब इसमें हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो पिंकिश रेड हो जाता है, और जब इसमें हम लोग बेस ऐड करते हैं तो ये येलो हो जाता है। तीसरा इंडिकेटर है हम लोग का फेनोप्थेलिन भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, और जब इसमें हम लोग कलर एसिड ऐड करते हैं तो इसका कलर होता है कलरलेस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब इसमें हम लोग बेस ऐड करते हैं तो यह अपना वक्त में परिवर्तन करके, अपने जज्बात में परिवर्तन करके पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। इसको आप लोग ऐड कीजिए। अब हम लोग इंडिकेटर्स के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो अपने स्मेल में परिवर्तन करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें है 4 नंबर पे जो है वह है वनीला। वनीला जो है वह अपने स्मेल में परिवर्तन करके एसिड और बेस के बारे में जानकारी देता है। तो जब इस वनीला को हम लोग एसिड में मिक्स करते हैं, मतलब एसिड में मिलाते हैं, तो उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वही वनीला को हम लोग बेस में मिलाते हैं, या बेस को जब हम लोग वनीला में मिलाते हैं, तो उसके स्मेल में परिवर्तन हो जाता है। और 5 नंबर पे हम लोग एग्जाम्पल में ओनियन भी क्या करता है? ओनियन में भी जब हम लोग एसिड को मिलाते हैं या एसिड को ओनियन में मिलाते हैं तो उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही ओनियन में जब हम लोग बेस को मिलाते हैं तो उसके स्मेल में परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पे अगर हम लोग को एसिड और बेस को डिफाइन करना हो, उसका डिफिनीसन लिखना हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो डिफिनीसन है सिर्फ इसी लेक्चर तक के लिए है। अगले लेक्चर में इस का एसिड और बेस का डिफिनीसन जो है बिल्कुल बदल जाएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसिड HCl, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COOH इसको हम लोग एथेनाइक एसिड बोलते हैं या विनेगर बोलते हैं। एथेनाइक एसिड बोलते हैं या विनेगर बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, या कॉमनली इसको हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं। विनेगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर। और केमिकल कंपाउंड्स जो अपने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग बेस कहते हैं। इसके एग्जांपल में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कास्टिक सोडा, है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम लोग कॉमनली स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्लेक्ट लाइम। इसको आप लोग याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको कॉमनली हम लोग स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। तो इसको अब हम लोग एसिड और बेस के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और बेस जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, आप लोग पता है। अगला पॉइंट है हम लोग का एसिड, मतलब जो भी एसिड होता है, जितने भी एसिड होते हैं सभी वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सभी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और बेस जो होता है कुछ सोल्यूबल होता है, कुछ सोल्यूबल नहीं होता है। बेस होता है कुछ सोल्यूबल होता है, कुछ सोल्यूबल नहीं होता है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि जब एसिड और बेस दोनों ही, इसको हम लोग कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, जब एसिड और बेस दोनों ही जब जल में घुलते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। आप लोग पता होगा वाटर जो होता है यह एक इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जब उसमें एसिड या बेस घुलते हैं तो वो आयंस देते हैं, क्या देते हैं, आयंस देते हैं, और वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग का कि यह क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है हम लोग का एसिड जो है वह कोरोसिव होता है। कैसा होता है, कोरोसिव होता है। और बेस जो है वह छूने में उसको हम लोग सोपी महसूस करते हैं, मतलब कि जैसे साबुन चिकना चिकना महसूस होता है छूने में, वैसा महसूस होता है बेस को छूने में। कोरोसिव मतलब क्या होता है, कोरोसिव मतलब कि एसिड जब किसी भी वस्तु पे पड़ता है, एसिड किसी भी वस्तु पे पड़ता है या हाथ पे पड़ता है तो उसको खराब कर देता है। आप लोग पता है क्या करता है, खराब कर देता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही खराब करता है, जो वीक एसिड होता है वह खराब नहीं करता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग हमने आपको बताया था कि बेसेस जो होते हैं कुछ वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, अल्कली। और वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं उनको नॉर्मली बेस कहा जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा नोट कीजिए। फिर हम लोग इसके आगे, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में। अभी हम लोग ने देखा है एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि एसिड को जब हम लोग मेटल से रिएक्ट कराते हैं, एसिड को जब हम लोग मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट जो होता है, उत्पाद जो होता है क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं, मेटल से रिएक्ट कराते हैं, जब हम लोग एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो यह साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे इन दोनों के अलावा अगर और हम एग्जाम्पल का बात करें, जैसे अगर HCl को अगर हम लोग जिंक से रिएक्ट करा दें, जिंक से रिएक्ट कराते तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। या सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दें तो यह क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह ये भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे H2SO4 को अगर हम लोग जिंक से रिएक्ट करा दें तो यह क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और दूसरा भी एग्जांपल है, अगर HCl को हम लोग सोडियम से रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि क्या दुनिया के जितने भी एसिड हैं क्या सभी मेटल से रिएक्ट करते हैं, क्या दुनिया के जितने भी एसिड हैं सभी मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। तो उसमें कौन कौन सा मेटल है जो एसिड से अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक्सेप्शन में है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो चार मेटल हैं, यह एसिड से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि क्या जितने भी एसिड हैं क्या वो सभी मेटल से अभिक्रिया करते हैं। तो उसमें भी ऐसा होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड वह भी मेटल से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के बजाय वाटर देता है। क्या देता है, वाटर देता है। वैसे जितने भी एक्सेप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो ज़रूरी है बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड यह जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह साल्ट तो देता है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर यह वाटर दे देता है। क्या दे देता है, वाटर। हाइड्रोजन की जगह पे वाटर दे देता है। कौन, नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि क्या अगर हम लोग बेस को मेटल से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। अब हम जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग एसिड को और बेस को मेटल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि एसिड से जब हम लोग मेटल को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। और मैंने अभी बताया आप लोगों को जितने भी बेस होते हैं उसको हम लोग जब मेटल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें भी हालांकि बनता है साल्ट बनता है, वाटर बनता है,
लेकिन जो बेस होते हैं पूरे बेस मेटल से विक्रिया नहीं करते हैं। इसमें बहुत ही कम एग्जाम्पल है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी बेस जो होते हैं मेटल से विक्रिया करते हैं, पूरे बेस मेटल से विक्रिया नहीं करते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मेटल से विक्रिया करता है, जिंक से विक्रिया करता है, तो यह बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। जैसे अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट बस यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि पॉप साउंड टेस्ट किस लिए होता है, तो हाइड्रोजन के लिए यह टेस्ट होता है कि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जैसे अगर हाइड्रोजन जब जलता है तो वह पॉप की आवाज़ के साथ जलता है, पॉप की आवाज़ के साथ जलता है, तो जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन निकल रहा है। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग एसिड को और बेस को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, क्या फॉर्म होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग एसिड को या बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को पहचानने के लिए जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट जो होता है यह होता है MCO3 या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है MHCO3। इसको अगर किसी भी सब्सटेंस के अंत में MCO3 या MHCO3 लिखा हो तो हम लोग पहचान सकते हैं वह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मेटल कार्बोनेट है। तो जब हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जब HCl को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसी तरह जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग मिलता है कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है। तो अभी यहाँ जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि जब हम लोग बेस को मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही लिस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही कम एग्जाम्पल है, रेयर एग्जाम्पल है। जैसे कि जो बेस होते हैं सभी मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बेस में NaOH, KOH और एल्यूमिनियम जो होता है वही बेस के साथ अभिक्रिया करता, मतलब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, ये जो बेस होता है। तो यहाँ पे आप लोग को मतलब कि देख के बहुत ही अचंभा होगा कि बेस जो होता है वह किसी भी मेटल कार्बोनेट या किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बेस जो होता है बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये अभिक्रिया नहीं करता है ना। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हम लोग याद रखना है, बेस जो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहाँ पे एक टेस्ट होता है, और किसी रिएक्शन से अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो वह होता है लाइम वाटर टेस्ट। तो बस हम लोग को याद रखना है कि हाइड्रोजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो इसलिए टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एसिड को और बेस को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग एसिड को और बेस को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। देखिए, जब हम लोग एसिड को और बेस को जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं? क्योंकि एसिड और बेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होता है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होता है, और जब भी वह एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे को वह न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एग्जांपल में जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर HCl को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे साल्ट तो मिल रहा है,
यहाँ पे साल्ट तो मिल रहा है, लेकिन यह न्यूट्रल है कि नहीं है, यह इसके मतलब कि एसिड के और बेस के नेचर पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? एसिड के और बेस के नेचर पर निर्भर करेगा कि ये जो हम लोग को साल्ट प्राप्त होगा वह न्यूट्रल होगा या नहीं होगा, है ना। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखिए, CH3COOH जो है, जैसे इथेनोइक एसिड जो है, और इसको हम लोग NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा CH3COONA, मतलब सोडियम इथेनोएट। क्या मिलेगा? सोडियम इथेनोएट मिलेगा और जल मिलेगा। सोडियम इथेनोएट मिलेगा, इथेनोएट, और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो ऐसे बता दें आप लोगों को, जैसा अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग एसिड को और बेस को एक दूसरे से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। तो ये जो साल्ट मिलेगा हमेशा न्यूट्रल हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, या वीक एसिड को वीक बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा यह न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? हम लोगों को न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। ठीक है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वीक बेस के साथ अभिक्रिया करा दें, वीक बेस के साथ अभिक्रिया करा दें तो हम लोग को जो मिलेगा वह मिलेगा एसिडिक साल्ट। क्या मिलेगा? एसिडिक साल्ट मिलेगा। ठीक है। और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वीक एसिड की अभिक्रिया करा दें, तो हम लोग को मिलेगा बेसिक साल्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर HCl को NaOH को, मतलब सोडियम को और बेस को, मतलब एसिड को और बेस को जब हम लोग एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। और ये जो साल्ट मिलेगा हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा, यह एसिड के और बेस के नेचर पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग अगला लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में।